नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का गोहिल वंश यानी मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे और संपूर्ण इतिहास इसी वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। बहुत ही शानदार नोट्स के साथ अपन पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ोगे तो वास्तव में आप हर एग्जाम फाइट कर पाओगे। कंप्लीट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं गुहादित्य से लेकर के महाराणा भूपाल सिंह तक, यानी कि अपन संपूर्ण इतिहास मेवाड़ का जो इतिहास है वो एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे, जो कि राजस्थान के अंदर सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देखो, मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये मेवाड़ के अंदर आते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। प्राचीन नाम मेवाड़ का क्या था? इसे मेदपाट भी कहते हैं या प्रागवाट भी कहते हैं। महाभारत काल में सीवी जनपद कहा जाता था, यानी कि महाभारत काल में मेवाड़ को क्या कहा जाता था? सीवी जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका यानी माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ थी। यानी कि जो मेवाड़ का जो इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, महाभारत काल में इसे सीवी जनपद कहा जाता था और जिसकी राजधानी क्या थी? माध्यमिका, जिसको वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। वंश, यानी कि मेवाड़ में कौन सा वंश था? गुहिल वंश था। और कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश ने शासन किया। मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश ने और सिसोदिया वंश ने शासन किया। मेवाड़ वंश के जो गुहिल वंश है, इनकी कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। मेवाड़ का जो गुहिल और सिसोदिया वंश है, इनकी कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। और मेवाड़ का जो गुहिल और सिसोदिया वंश है, इसकी जो इष्ट देवी है वो अन्नपूर्णा माता है। कुल देवता पूछा जाए यदि मेवाड़ के गुहिल वंश का या सिसोदिया वंश का, तो एकलिंग जी हैं। फिर से देखो, मेवाड़ का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के अंदर उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र आते हैं, यानी कि ये जिले मेवाड़ में आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट था। महाभारत काल में सीवी जनपद कहा जाता था। मेवाड़ को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? सीवी जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसको अब वर्तमान में नगरी या चित्तौड़ भी कहते हैं। वंश, यानी कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का शासन था और सिसोदिया वंश यहाँ शासन करते थे। मेवाड़ वंश की जो, यानी कि गुहिल वंश और सिसोदिया वंश के कुल देवी है वो तो है बाण माता, और कुल देवता पूछा जाए तो एकलिंग जी है। और गुहिल वंश की और सिसोदिया वंश की इष्ट देवी पूछी जाए तो वो अन्नपूर्णा माता है। आगे अपन देखते हैं कि मेवाड़ का जो गुहिल और सिसोदिया वंश है, इनका राज तिलक कौन करता था? रक्त तिलक, यानी कि इनका रक्त से तिलक करते थे। कौन करते थे? मेवाड़ महाराणा का राज तिलक ऊंदरी गांव इड्र, ऊंदरी गांव इड्र का भील राजा अपने अंगूठे के रक्त से करता था, यानी अंगूठा चीर करके। और मेवाड़ के जितने भी शासक बने थे, उनका यानी कि राज तिलक होता था। तो ऊंदरी गांव जो इड्र में पड़ता है, इनके अंदर जो भील राजा जो हुआ करता था, वो अपने अंगूठे से अंगूठे को चीर करके कटार से और फिर रक्त से, यानी कि ललाट पर राज तिलक करते थे। मेवाड़ झंडे का वाक्य बहुत बार पूछा जाता है। मेवाड़ झंडे का वाक्य क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म तेहि राखे करतार, यानी जो धर्म के ऊपर दृढ़ रह सकता है उसी को ही, यानी कि तलवार रखने का अधिकार है। करतार का अर्थ होता है तलवार, कि जो दृढ़ धर्म पर अटल रहता है वो ही तलवार रख सकता है। ये मेवाड़ के झंडे का वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म तेहि राखे करतार। उत्पत्ति अपन पढ़ेंगे, मेवाड़ में गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इतिहासकार क्या क्या मानते हैं। फिर से अपन देखते हैं तो मेवाड़ का राज तिलक कौन करते थे? मेवाड़ महाराणा का राज तिलक ऊंदरी गांव इड्र का भील राजा अपने अंगूठे के रक्त से करता था। मेवाड़ के झंडे का जो वाक्य है वो है, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। अब अपन उत्पत्ति पढ़ेंगे, गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कौन कौन से इतिहासकार क्या क्या मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी गुजरात के शासक वंश से हुई है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड जो विदेशी साहित्यकार है, वो मानता है कि गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी गुजरात के शासक वंश से हुई है। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल है वो क्या मानता है? मेवाड़ शासक ईरान के शासक नौशेर खां आदिल की संतान है। यानी कि जो अबुल फजल है वो मानता है कि मेवाड़ के शासक
जो मेवाड़ के शासक बने थे वो ईरान के शासक नौशेर खां आदिल की संतान थे। डॉक्टर डॉ डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा और जे एन आसोपा और मुहनोत नैनसी ये मानते हैं कि गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। फिर से देखो, उत्पत्ति से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति वल्लभी गुजरात के शासक वंश से हुई है। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ शासक नौशेर खां आदिल की संतान थे। डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा और जे एस आसोपा मान और साथ में मोहनोत नैनसी यानी डी आर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा, जे एन भंडारकर, मोहनोत नैनसी ये मानते हैं कि गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। आगे अपन पढ़ते हैं, मेवाड़ शासक स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते थे। मेवाड़ के जितने भी शासक है वो स्वयं को क्या मानते थे? भगवान राम का वंशज मानते थे। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशी मानता है, यानी मेवाड़ का जो गुहिल वंश है और सिसोदिया वंश है उनको पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो सूर्यवंशी मानता है। कर्नल जेम्स टोड व मोहनोत नैनसी गुहिल वंश की 24 शाखा बताते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैनसी गुहिलों की कितनी शाखा बताते हैं? तो 24 शाखा बताते हैं। इसको आप याद रखेंगे, कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैनसी ने गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताई हैं, जबकि कवि श्यामल दास ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 36 शाखाएं बताई हैं। श्यामल दास कहता है कि गुहिलों की 36 शाखाएं थी, जबकि मोहनोत नैनसी कहता है कि गुहिलों की कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। फिर से देखो, मेवाड़ शासक स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा मेवाड़ का जो गुहिल और सिसोदिया वंश है इनको सूर्यवंशी मानता है। कर्नल जेम्स टोड व मोहनोत नैनसी गुहिल वंश की 24 शाखा बताते हैं, जबकि कवि श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। अब अपन पढ़ेंगे गुहिल या गुहादित्य। पहला शासक मेवाड़ का गुहादित्य बना था, जिसको गुहिल भी कहते हैं। गुहादित्य या गुहिल मेवाड़ का प्रथम शासक बना था। गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है गुहादित्य को, और इसे आदि पुरुष कहा जाता है। इसने मेवाड़ के अंदर 566 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी। किसने? गुहादित्य ने या गुहिलादित्य ने। गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है किसको? गुहिल को या गुहादित्य, एक ही नाम है। और इसने मेवाड़ के अंदर 566 ईस्वी में गुहा यानी कि गुहिल वंश की स्थापना की थी। लालन पालन पोषण गुफा में कमलावती ब्राह्मणी ने किया था, यानी कि जो गुहादित्य था इसका लालन पालन पोषण कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि ये ब्राह्मण के वंशज हैं। कौन? मेवाड़ का जो गुहिल और सिसोदिया वंश है ये यानी कि ब्राह्मण वंश से इसीलिए मानते हैं कि जो गुहादित्य था इसका लालन पालन पोषण गुफा के अंदर कमलावती ब्राह्मणी ने किया था, इसलिए इनको ब्राह्मण वंश से संबंधित करते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं बप्पा रावल। और बप्पा रावल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक मेवाड़ वंश का, यानी कि मेवाड़ में गुहिल वंश का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं बप्पा रावल से। बप्पा रावल का शासनकाल था 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक, यानी कि 734 ईस्वी से आप याद रखेंगे और 753 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का मूल नाम या बचपन का नाम था कालभोज। बप्पा रावल का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराता था और इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ शासक मानमौर्य को पराजित किया था। किसने? बप्पा रावल ने। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का शासक था मानमौर्य, और उसको पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था वो था बप्पा रावल। तो इसने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था मानमौर्य को पराजित करके, और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने।
गुहिल साम्राज्य का वास्तविक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल को। गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था किसने? बप्पा रावल ने। फिर से देखो बप्पा रावल का जो यानी कि शासनकाल है 734 से लेकर 753 ईस्वी तक रहा। मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ शासक मानमौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था किसने? बप्पा रावल ने। गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल को। कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था किसने? बप्पा रावल ने। नोट एकलिंग जी लकुलिस जी शैव संप्रदाय मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता हैं। और जो एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था, ये एकलिंग जी इनको कहा जाता है लकुलिस, और ये शैव संप्रदाय से इनका संबंध रहा है। और मेवाड़ महाराणाओं के कुल देवता कहा जाता है किनको? एकलिंग जी को। मेवाड़ महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। मेवाड़ के जो महाराणा थे वो स्वयं को एकलिंग जी का क्या कहते थे? दीवान कहते थे। स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। नेक्स्ट, बप्पा रावल ने यानी कि मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर सोने के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। उपाधि बप्पा रावल की चकवे की थी, हिंदुआ सूरज थी। गुहिल वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। बप्पा रावल की आप उपाधि याद रखेंगे। मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल की जो उपाधि थी वो चकवे की थी, हिंदुआ सूरज की उपाधि थी। किनकी? राजगुरु चकवे और हिंदुआ सूरज की उपाधि किसकी थी? बप्पा रावल की। आगे अपन पढ़ते हैं अलट। ये मेवाड़ का यानी कि बप्पा रावल के बाद में शासक कौन बना था? अलट बना था। मेवाड़ का शासक बाद में कौन बना था? अलट। अलट की उपाधि क्या थी? आलू रावल की। खयात साहित्य में इनको आलू रावल की उपाधि दी गई है। बप्पा रावल उपाधि थी आलू रावल की और खयात साहित्य में ये उपाधि दी गई है। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ये पहला शासक था जिसने विदेशी राजकुमारी से विवाह किया था। अलट ने किया था। किससे? हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ये हुण की राजकुमारी थी हरिया देवी, और इससे क्या किया था? इसने विवाह किया था जो विदेशी राजकुमारी थी। तो मेवाड़ का पहला शासक जिसने विदेशी राजकुमारी से विवाह किया था वो थी हरिया देवी, और वो था शासक कौन था मेवाड़ का? गुहिल वंश का अलट। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया, और आहड़ को फिर यानी कि नागदा बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी, और आहड़ को राजधानी किसने बनाई थी? अलट ने बनाई थी। आहड़ में वरा मंदिर का भी निर्माण करवाया था, और आहड़ के अंदर वरा मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? अलट ने करवाया था। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? तो आप कर क्या होगे? अलट ने। किसने की थी? अलट ने की थी। यानी कि अलट ने सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की शुरुआत की थी। फिर से देखो, अलट बप्पा रावल के बाद में शासक बनते हैं। उपाधि आलू रावल की थी जो खयात साहित्य में देखने को मिलती है। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था किसने? अलट ने। अलट ने हुण की जो राजकुमारी थी उससे विवाह किया था। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया, वह आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। और बहुत बार पूछा जाता है नागदा के बाद में आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? तो अलट ने बनाया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आहड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? तो अलट ने बनाया था। और नागदा राजधानी बप्पा रावल ने बनाई थी। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया था? अलट ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। आगे अपन अलट के बाद में पढ़ते हैं रण सिंह या करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह, इनको यानी कि रण सिंह भी कहा जाता है और करण सिंह भी कहा जाता है। इनके दो पुत्र थे। कौन कौन से? क्षेम सिंह और राहप। यहाँ से यानी कि सिसोदिया वंश और राणा शाखा का यहाँ से उदय होगा। रण सिंह और करण सिंह यानी कि अलट के बाद में ये शासक बनते हैं। रण सिंह और करण सिंह एक ही नाम है। इनके दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहप। रण सिंह या करण सिंह बोल दो। रण सिंह के दो पुत्र थे। कौन? क्षेम सिंह और राहप। क्षेम सिंह ने रावल शाखा को चलाया था।
जो छेम सिंह था इसने रावल शाखा को चलाया और राहप ने सिसोदिया गांव की स्थापना कर राणा शाखा यानी सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। फिर से देखो, रण सिंह के दो पुत्र थे, छेम सिंह और राहप। छेम सिंह ने रावल शाखा को चलाया। छेम सिंह ने कौन सी शाखा को चलाया? रावल शाखा को। राहप ने कौन सी शाखा चलाई? सिसोदिया गांव की स्थापना कर राणा शाखा या जिसे कहें सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? राहप ने। और छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव डाली थी। अब अपन सर्वप्रथम पढ़ेंगे जो रावल शाखा है उसका प्रथम शासक बना था सामंत सिंह। इनके समय कित्तू चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, तब इन्होंने वागड़ राज्य की स्थापना की थी। यानी कि जो सामंत सिंह था ये शासक बना था, फिर मेवाड़ का या रावल शाखा का सामंत सिंह प्रथम शासक बना। और इसके समय कित्तू चौहान ने, जो जालोर का चौहान था कित्तू चौहान, इसने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और सामंत सिंह को पराजित करके कित्तू चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तब इन्होंने वागड़ राज्य की स्थापना की थी। किसने? सामंत सिंह ने। आगे अपन पढ़ते हैं रावल शाखा का जेतर सिंह। जेतर सिंह का शासनकाल था 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक। जो शासनकाल था वो था रावल जेतर सिंह का शासनकाल। बहुत बार पूछा जाता है क्रम वाइज। तो रावल जेतर सिंह का शासनकाल 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक था। भूताला का युद्ध हुआ था रावल जेतर सिंह के साथ, यानी कि भूताला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के साथ। भूताला का युद्ध या आप याद रखेंगे, रावल जेतर सिंह का कार्यकाल 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य? दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जेतर सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलती है। जयसिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था हमीर मदमर्दन, और इसमें ये जानकारी मिलती इस युद्ध की। जो भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, और इल्तुतमिश जो दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तान था इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जेतर सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलती है। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसको आप याद रखेंगे। देखो, नागदा पूछी जाए, नागदा को मेवाड़ वंश की राजधानी किसने बनाया था? तो बप्पा रावल ने बनाई थी। और पूछा जाए आहड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाई थी? आहड़ को अलट ने बनाई थी। आहड़ को किसने बनाई थी? अलट ने। और मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ राजधानी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जेतर सिंह ने। किसने बनाई थी? जेतर सिंह ने। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई, यानी आहड़ के स्थान पर जेतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल राव जेतर सिंह का काल कहा जाता है, क्योंकि इसने भूताला के युद्ध में दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, इसको पराजित किया था। तो इसलिए यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो रावल जेतर सिंह का काल था। फिर से देखो, रावल जेतर सिंह, इनका कार्यकाल 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक रहा। भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य हुआ, जिसमें जेतर सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी का ग्रंथ है, कौन सा? हमीर मदमर्दन। इसको आप याद रखेंगे, इसमें इसकी जानकारी मिलती है भूताला युद्ध की। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और आहड़ को राजधानी किसने बनाया था? अलट ने। नागदा को राजधानी बप्पा रावल ने बनाया था। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को फिर राजधानी बनाया था मेवाड़ की। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल जो माना जाता है वो रावल जेतर सिंह का काल माना जाता है। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ में इतिहास का जो स्वर्णकाल था वो जेतर सिंह का काल था। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को इसने पराजित किया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। ऐसा हीराचंद ओझा का स्टेटमेंट है जेतर सिंह के बारे में, क्योंकि इसने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान थे कौन? इल्तुतमिश, इनको पराजित किया था। और तब यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली के सुल्तान वंश में
सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान जो राजा पैदा हुआ था वो जेतर सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। और फिर बाद में बताते हैं कि इसने इल्तुतमिश ने वापस आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ इसके ऊपर जो आहड़ थी उसको, और आहड़ को तहस-नहस कर दिया था। तब इसने चित्तौड़गढ़ को दूसरी अपनी राजधानी बनाई थी। तो आहड़ को अलट ने राजधानी बनाई, नागदा को मेवाड़ की राजधानी बप्पा रावल ने बनाई, और यानी कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाई थी? जेतर सिंह ने राजधानी बनाई। तो भूताला का युद्ध आप याद रखेंगे 1227 को हुआ था गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य और जेतर सिंह के मध्य। जेतर सिंह इसमें विजित रहा था। अगला शासक बना था मेवाड़ का रावल तेज सिंह। इसके समय कमलचंद्र द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया है। इसको आप याद रखेंगे, रावल तेज सिंह। और तेज सिंह यानी जेतर सिंह के बाद में उनका पुत्र था तेज सिंह, वो शासक बनता है। इसके समय कमलचंद्र द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ मेवाड़ की जो चित्रकला है उसका प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया था किसने? कमलचंद्र ने। किसके शासनकाल में किया था? तेज सिंह के शासनकाल में। तेज सिंह ने परम भट्टारक महाराज धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मेवाड़ का पहला शासक था जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वो कौन था? वो था रावल तेज सिंह। इनकी पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तेज सिंह की पत्नी थी जेतल देवी, उसने चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर से देखो, रावल तेज सिंह, इसके समय कमलचंद्र द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इनकी पत्नी यानी किनकी? तेज सिंह की पत्नी थी कौन? जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे अपन पढ़ेंगे समर सिंह। अगला जो शासक बना था वो है समर सिंह। समर सिंह का कोई खास इतिहास देखने को मिलता नहीं है, और समर सिंह के बाद में रावल रतन सिंह शासक बने थे, और ये रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह, जिनका शासनकाल 1302 से लेकर 1303 तक रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक और अंतिम शासक था रावल शाखा का कौन? रावल रतन सिंह, जिसका शासनकाल 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक रहा था। गुहिल वंशीय रावल शाखा का अंतिम शासक था कौन? रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण कौन कौन से थे वो भी अपन देख लेते हैं। चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कई कारण रहे थे इसके पीछे। एक तो चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व के कारण आक्रमण किया। अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना, और अलाउद्दीन चाहता था कि पूरे राजस्थान को मेरे अधिकार क्षेत्र में करूं, तो अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना एक ये कारण भी रहा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, और दशरथ शर्मा ऐसा मानता है, जो इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के दशरथ शर्मा, उनका मानना है कि रावल रतन सिंह की बहुत ही सुंदर पत्नी थी पद्मिनी, उसको प्राप्त करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है, और इसी पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, यानी कि डॉक्टर दशरथ शर्मा भी मानते हैं कि रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था कौन? खिलजी, मोहम्मद खिलजी। फिर से देखो, अलाउद्दीन खिलजी। फिर से देखो, रावल रतन सिंह का कार्यकाल 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक रहा। गुहिल वंशीय रावल शाखा का अंतिम शासक था कौन? रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण कौन कौन से थे? चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व होना, अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित जो ग्रंथ पद्मावत ग्रंथ है उसमें ये जानकारी मिलती है। बहुत बार पूछा गया है, पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी ने कब लिखा था? 1540 में। और इसमें ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, जो रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी कौन थी, इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी रानी पद्मिनी। सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी।
रानी पद्मिनी के पिता का नाम गोवर्धन सेन था। गंधर्व सेन भी बोलते हैं और गोवर्धन भी बोलते हैं। गंधर्व सेन इनके पिता का नाम था। और रानी पद्मिनी की माता का नाम क्या था? चंपावती। यानी रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर्व सेन था, माता का नाम चंपावती था। हीरामन तोते ने हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख रावल रतन सिंह के सामने किया था। हीरामन तोता था और हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख रावल रतन सिंह के सामने किया। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन पद्मिनी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए रतन सिंह ने इनको निकाल दिया था। रतन सिंह के दरबार में एक था राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन तांत्रिक था जो कि पद्मिनी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए रावल रतन सिंह ने इसको दरबार से निकाल दिया था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। एक यानी कि राघव चेतन जो था इसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर के पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। गोरा बादल रतन सिंह के सैनिक थे जो क्रमशः रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे। गोरा तो था चाचा और बादल क्या था? भाई था रानी पद्मिनी का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम साका कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को प्रथम साका हुआ था। जोहर किया था रानी पद्मिनी ने और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। तो कहते हैं रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे और रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम साका हुआ था 26 अगस्त 1303 को प्रथम साका हुआ था। मेवाड़ का प्रथम साका हुआ। इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने आंखों देखा अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में किया है, जिसे तारीख ए अलाई भी कहते हैं। फिर से देखो, यहाँ से अपन फिर से देखते हैं। यहाँ से देखो, हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख रावल रतन सिंह के सामने किया। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन पद्मिनी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए रतन सेन ने इनको निकाल दिया था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। गोरा बादल रतन सिंह के सैनिक थे जो कि रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम साका हुआ था कब? बहुत बार पूछा गया है। 26 अगस्त 1303 को यह प्रथम साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम साका कब हुआ था? ये हुआ था 26 अगस्त 1303 को। जोहर किया था रानी पद्मिनी ने और केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने किया था। केसरिया पहन करके वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मेवाड़ का प्रथम साका हुआ कब? 26 अगस्त 1303 को। इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने आंखों देखा अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में। बहुत बार पूछा गया है। अमीर खुसरो ने आंखों देखा वर्णन किया है। अमीर खुसरो भी यहाँ मौजूद था, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इसने आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में किया है, जिसका दूसरा नाम आता है तारीख ए अलाई में किया है। यानी कि खजाइन उल फुतुह भी आप याद रखेंगे और तारीख ए अलाई एक ही इसी ग्रंथ का ये दूसरा नाम है। खजाइन उल फुतुह है या तारीख ए अलाई में किया है। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का वर्णन, किस युद्ध का वर्णन? जो चित्तौड़गढ़ में जो प्रथम साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने आंखों देखा था और अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतुह या तारीख ए अलाई में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिर्ज खां को सौंप दिया था। यानी कि फिर जब राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग अपने पुत्र खिर्ज खां को सौंप दिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खिरजाबाद रख दिया था। बाद में चित्तौड़गढ़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने खिर्ज खां से मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया था। फिर यानी कि अपने पुत्र खिर्ज खां की जगह है, यानी कि ये जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग किसको दे दिया था? मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया था। ये मालदेव सोनग्रा, जिसे मुछाला शासक भी कहा जाता है, ये जालोर का शासक था। तो मालदेव सोनग्रा को अलाउद्दीन खिलजी ने फिर चित्तौड़गढ़ का शासक बना दिया। फिर अपन पढ़ते हैं राणा हमीर का शासनकाल 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक रहा। राणा हमीर का शासनकाल 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक रहा। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक जिसकी उपाधि राणा या महाराणा थी, वो कौन था? राणा हमीर था। अरी सिंह जी के पुत्र व राणा लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र थे। यानी कि
राणा हमीर अरी सिंह का तो पुत्र था, और महाराणा लक्ष्मण सिंह यानी राणा लक्ष्मण सिंह के ये यानी कि पोते थे। कौन पोता था ये राणा हमीर। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1326 में अधिकार किया। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पचानन की भी उपाधि दी गई है। किसमें? कीर्ति स्तंभ में। राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पचानन की उपाधि भी दी गई है। फिर से देखो, राणा हमीर शासनकाल 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक, जिसकी उपाधि राणा या महाराणा मिलती है। यहाँ से सिसोदिया वंश यानी कि यहाँ से सिसोदिया वंश की स्थापना होती है राणा हमीर से। पहले रावल शाखा थी, और रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो रावल रतन सिंह था, और जो राहप यानी कि रण सिंह के दो पुत्र थे, सेम सिंह और राहप। सेम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया था, और राहप ने सिसोदिया शाखा या राणा शाखा को जन्म दिया था। तो यानी कि सेम सिंह की जो रावल शाखा का अंतिम शासक था वो रतन सिंह था, और रतन सिंह के बाद में अब अपन पढ़ रहे हैं जो शाखा थी, या महाराणा शाखा, या जिसे बोल दूं सिसोदिया शाखा, राणा हमीर से प्रारंभ होती है। तो राणा हमीर राणा शाखा का क्या था? संस्थापक, या सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था, जिसकी उपाधि राणा या महाराणा थी। अरी सिंह का यह पुत्र था और लक्ष्मण सिंह का पोता था। कौन? राणा हमीर अरी सिंह के पुत्र थे और लक्ष्मण सिंह के क्या थे? पोते थे। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार 1326 में कर लिया था। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, और कीर्ति स्तंभ में राणा हमीर को विषम घाटी पच्चानन की भी उपाधि दी गई है, और इसका अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के सम्मान व रसिक प्रिया टिक्का में महाराणा कुंभा ने राणा हमीर को वीर राजा कहा है। और रसिक प्रिया की जो टिक्का लिखी थी किसने? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने राणा हमीर को वीर राजा कहा है। क्या कहा है? वीर राजा की उपाधि दी है। यानी कि रसिक प्रिया की जो टिक्का लिखी थी महाराणा कुंभा ने, इसमें राणा हमीर को वीर राजा कहा है। नेक्स्ट, महाराणा या राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया। सिंगोली का युद्ध। सिंगोली कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, जिसमें राणा हमीर की विजय हुई थी। यानी कि चित्तौड़गढ़ में राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में। सिंगोली बांसवाड़ा में पड़ता है। सिंगोली का युद्ध 1336 में हुआ था। राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, जिसमें राणा हमीर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अगला शासक अपन पढ़ते हैं राणा छेतर सिंह। कौन सा शासक? राणा छेतर सिंह। राणा छेतर सिंह का कार्यकाल था वो था शासनकाल था 1364 से लेकर के 1382 तक। राणा छेतर सिंह का कार्य जो शासनकाल था वो 1364 से लेकर के 1382 ईस्वी तक। राणा छेतर सिंह खेता, इसका दूसरा नाम खेता भी मिलता है राणा छेतर सिंह का। खेता ने मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त कर भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ के संघर्ष को आरंभ किया था। राणा खेता ने या छेतर सिंह ने, जिसका शासनकाल 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी माना जाता है। खेता ने या छेतर सिंह एक ही नाम है, इसे राणा छेतर सिंह भी कहते हैं और राणा खेता भी कहते हैं। खेता ने मालवा के दिलावर खां गोरी, ये मालवा का शासक था कौन? दिलावर खां गोरी को परास्त कर दिया था, और भविष्य में मालवा और मेवाड़ के संघर्ष को आरंभ कर दिया था। अब यहाँ से मालवा और मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ होता है राणा खेता से। यानी कि राणा खेता का शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक था। राणा खेता ने मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त किया, और फिर परास्त किया, तब भविष्य में होने वाला मालवा और मेवाड़ का संघर्ष यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं राणा लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा। राणा लाखा का शासनकाल 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा था। इसके समय जावर से चांदी की खान, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उदयपुर में चांदी की खान किसके शासनकाल में यानी कि
शासनकाल में निकली थी, तो ये निकली थी राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह के शासनकाल में। शासनकाल था 1382 से लेकर 1421 तक। इसके समय में किसके समय में? राणा लाखा के समय में जावर से चांदी की खान निकली, जिससे राज्य का आर्थिक विकास हुआ था। इसके समय छित्तर बंजारे द्वारा पिछोला झील बनवाई थी। पिछोला झील का भी निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा ने करवाया था। किससे करवाया था? छिंतर बंजारे से। पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। दरबारी विद्वान इसके कौन कौन थे? राणा लाखा के धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। बहुत बार पूछा गया है कि धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो महाराणा लाखा के दरबारी विद्वान थे। कुंभाहाड़ा बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा लाखा के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि राणा लाखा बूंदी के दुर्ग को कभी भी जीत नहीं पाया था, तब यानी कि इसने नकली मिट्टी का दुर्ग बनाया था। किसने? राणा लाखा के जो सैनिक थे उन्होंने, राणा लाखा ने नकली दुर्ग बनवाया। किसका? मिट्टी का, बूंदी का, और उस पर नाम लिख दिया बूंदी का दुर्ग। तब कहते हैं कि ये जो राणा लाखा से जो लड़ते हुए यानी कि कुंभाहाड़ा, ये राणा लाखा से यानी कि उसी नकली दुर्ग के लिए लड़ते हुए राणा कुंभाहाड़ा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर से देखो, राणा लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा, जिसका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक था। इसके समय जावर में चांदी की खान निकली थी, जिससे राज्य का आर्थिक विकास हुआ, यानी पैसे खूब आए तो आर्थिक विकास होगा। इसके समय छिंतर बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा है। और दरबारी विद्वान राणा लाखा के कौन कौन थे? धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट इसके दरबारी विद्वान थे। किसके? राणा लाखा के धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। और कुंभाहाड़ा बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा लाखा के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगले शासक बने थे राणा चूड़ा। राणा चूड़ा। मेवाड़ के अगले शासक कौन बने थे? राणा चूड़ा। मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है राणा चूड़ा को। मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की सगाई का नारियल राणा चूड़ा के लिए भेजा, लेकिन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ इस शर्त पर की गई कि इससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। ऐसा क्यों हुआ था कि राणा लाखा का पुत्र कौन था? राणा चूड़ा था। और राणा चूड़ा मेवाड़ का भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता है कि राणा चूड़ा तो मौजूद था नहीं राज दरबार में, ये किसी अभियान के लिए गया हुआ था। तो रणमल, मारवाड़ का जो शासक था रणमल, इसने अपनी बहन हंसाबाई का नारियल भेजा था। किसके लिए? राणा चूड़ा के लिए भेजा था, लेकिन राणा चूड़ा वहां मौजूद था नहीं। तब हंस करके राणा चूड़ा का पिता कौन था? राणा लाखा। राणा लाखा ने कह दिया था कि बूढ़ों के लिए अब नारियल लेकर के कौन आए। तब यानी कि वो जो आए थे नारियल लेकर के, वो वापस वहां जाकर के किसको बताते हैं ये बात बताते हैं रणमल को। तो रणमल उनको वापस नारियल देकर के भेजता है और ये कह देता है कि एक ही शर्त पर विवाह कर दूंगा, इतने बूढ़े व्यक्ति के साथ, राणा लाखा के साथ विवाह कर दूंगा मेरी बहन हंसाबाई का, लेकिन इस शर्त पे करूंगा कि इससे उत्पन्न होने वाला जो शासक होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। तो फिर यानी कि इस हंसाबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था वो मोक्कल पैदा हुआ था। और ये जो मेवाड़ का भीष्म पितामह इसको इसलिए कहा जाता, फिर ये आजीवन कंवारा रहा था। कौन? राणा चूड़ा। इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ की गद्दी पर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बैठेगा, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। देखो, राणा चूड़ा मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मारवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की सगाई का नारियल राणा चूड़ा के लिए भेजा, लेकिन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ, यानी राणा लाखा कौन था? राणा चूड़ा का पिता। राणा लाखा के साथ इस शर्त पर की गई कि इससे उत्पन्न जो संतान होगी वही मेवाड़ का शासक बनेगा। राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली थी कि मेवाड़ की गद्दी पर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बैठेगा, और यह आजीवन कंवारा ही रहा था। कौन? राणा चूड़ा। अगला मेवाड़ का शासक कौन बनता है? महाराणा मोक्कल, जो कि राणा लाखा और हंसाबाई का क्या था? पुत्र था। महाराणा मोक्कल का शासनकाल 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक रहा था। 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक महाराणा मोक्कल का शासनकाल रहा था। मेवाड़ का शासक बना था राणा लाखा का पुत्र। राणा लाखा का ये पुत्र था, और राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था राणा मोक्कल, महाराणा मोक्कल।
मोक्कल जब शासक बना तब इसका संरक्षक राव चूड़ा रहा था। राव चूड़ा ये महाराणा लाखा का पुत्र था और ये इसका संरक्षक बना था। लेकिन असाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया, क्योंकि इसको शक हो गया था कि राणा चूड़ा कहीं लालच में आकर के मोक्कल की हत्या ना कर दे और मेवाड़ का राजा ना बन जाए। इसलिए यानी कि जो बहन थी, कौन, मोक्कल की जो माँ थी अंसाबाई, इसने अपने भाई रणमल को यहाँ मेवाड़ में बुला लिया। राणा मोक्कल ने परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर को मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मोक्कल मंदिर है, जिसको यानी कि पहले इसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, और त्रिभुवन जो नारायण मंदिर है इसका निर्माण करवाया था परमार भोज ने। किसने करवाया था? परमार भोज ने चित्तौड़गढ़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण यानी इसका जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मोक्कल ने करवाया था। इसलिए इसे मोक्कल मंदिर भी कहते हैं और समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मन्ना, फन्ना, बिसल जैसे शिल्पी व योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु इसके दरबारी कवि थे। किसके? महाराणा मोक्कल के। देखो, राणा मोक्कल ने परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर को मोक्कल मंदिर या समिदेश्वर मंदिर कहते हैं। मन्ना, फन्ना, बिसल जैसे शिल्पी व योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु नामक विद्वान इसके दरबार में रहते थे। महाराणा मोक्कल के दरबार में कौन कौन से शिल्पी रहते थे? मन्ना, फन्ना, बिसल, ये तो रहते थे महाराणा महाराणा मोक्कल के दरबार में। शिल्पी थे मन्ना, फन्ना और बिसल। जबकि योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु ये महाराणा मोक्कल के दरबारी विद्वान थे। कौन थे? दरबारी विद्वान। जबकि धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट किसके दरबारी थे? वो मोक्कल के दरबारी थे। और योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु ये महाराणा किसके? मोक्कल के दरबारी कवि थे। और वो महाराणा लाखा के दरबारी कवि थे धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। फिर आगे अपन पढ़ते हैं यानी कि जिलवाड़ा अभियान। और जिलवाड़ा अभियान हुआ था 1433 ईस्वी को। महाराणा मोक्कल जिलवाड़ा अभियान में गए थे। वहां महपा पंवार के कहने पर चाचा मेहरा ने मोक्कल की हत्या कर दी थी। ये चाचा मेहरा मोक्कल का यानी कि चाचा और मेहरा थे, इन्होंने मोक्कल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसके कहने पर? यानी कि जिलवाड़ा का अभियान करने के लिए गया था 1433 में महाराणा मोक्कल जिलवाड़ा अभियान पे गए थे। वहां महपा पंवार के कहने पर चाचा मेरा ने मोक्कल की क्या कर दी थी? हत्या। और इसी मोक्कल के अब पुत्र पैदा होगा कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? मोक्कल का। अब अपन पढ़ेंगे महाराणा कुंभा, मेवाड़ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक। अब अपन पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक रहा। पिता का नाम मोक्कल था। महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या था? मोक्कल। और माता का नाम था सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी और पिता का नाम था मोक्कल। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1478 ईस्वी तक रहा। पिता मोक्कल, माता सौभाग्य देवी थी। सारंगपुर मध्य प्रदेश का युद्ध। सारंगपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। किस किस के मध्य हुआ था? मालवा के महमूद खिलजी ने महपा पंवार को शरण दी थी। महाराणा कुंभा यानी कि मालवा का महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था। ये मालवा मध्य प्रदेश का शासक था महमूद खिलजी, जिसने महपा पंवार को क्या दी थी? शरण दी थी। और महपा पंवार महाराणा कुंभा का क्या था? दुश्मन था, क्योंकि महाराणा कुंभा का पिता था मोक्कल और मोक्कल की हत्या किसने की थी? महपा पंवार ने। इसलिए यानी कि महपा पंवार महाराणा कुंभा का दुश्मन था। इसने महपा पंवार को मांगा था कि महपा पंवार महाराणा कुंभा ने कहा मुझे सौंप दो, लेकिन मालवा के महमूद खिलजी ने सौंपने से मना कर दिया था। तब ये युद्ध हुआ था कि सारंगपुर का युद्ध मालवा के महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी हुए थे। महाराणा कुंभा व मालवा मांडू के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य यह युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई। कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद करके रखा, फिर छोड़ दिया था। ये कुंभा की बहुत बड़ी भूल थी, महाराणा कुंभा की।
मालवा का शासक था महमूद खिलजी। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। मोहम्मद खिलजी मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा था और फिर छोड़ दिया था। इस विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर के 1448 ईस्वी के मध्य करवाया था, यानी 8 वर्ष लगे थे। फिर से देखो, महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहा। पिता का नाम मोक्कल था, माता का नाम सौभाग्य देवी। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह के लिए किले में कैद करके रखा था, फिर उसको छोड़ दिया था। इस विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य करवाया था। फिर नागौर विजय। अब अपन पढ़ेंगे नागौर विजय, महाराणा कुंभा की नागौर विजय। नागौर पर अधिकार के लिए शम्स खां व उसके छोटे भाई मुजाहिद खां लड़ रहे थे। यानी नागौर के अधिकार के लिए शम्स खां था और उसका छोटा भाई था मुजाहिद खां, दोनों लड़ रहे थे। महाराणा कुंभा की सैन्य सहायता से शम्स खां नागौर का शासक बनता है, लेकिन शम्स खां ने कुंभा की शर्त नहीं मानी, तो महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया था। यानी कुछ कर मांगा था तो कर इसने नहीं दिया था शम्स खां ने, तो कुंभा ने यानी कि वापस नागौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और मुजाहिद खां और शम्स खां नागौर के अधिकार को लेकर के दोनों भाइयों के मध्य युद्ध हुआ था। तो महाराणा कुंभा ने किसका साथ दिया? शम्स खां का साथ दिया। और इसमें शम्स खां यानी कि महाराणा कुंभा के साथ विजयी हो जाते हैं। और महाराणा कुंभा ने दुर्ग किसको सौंप दिया? शम्स खां को सौंप दिया था नागौर दुर्ग। लेकिन शम्स खां ने कुछ कर नहीं दिया था, तो महाराणा कुंभा ने वापस नागौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शम्स खां गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया था। जब वापस नागौर दुर्ग पर महाराणा कुंभा ने अधिकार कर लिया था, तो शम्स खां था वो गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया था। गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, उसके पास चला गया था शम्स खां। आगे अपन पढ़ते हैं चंपानेर की संधि, बहुत बार पूछी जाती है। चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। कब हुई थी? चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। मालवा और यानी कि मालवा के जो शासक थे कुतुबुद्दीन शाह व मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य ये संधि हुई थी। यानी गुजरात और मालवा के मध्य ये संधि हुई थी। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। किस किस के मध्य? कुतुबुद्दीन शाह है जो कि यानी कि जो कि गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन, और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम। इन दोनों राजाओं के मध्य संधि हुई थी। किस बात को लेकर? कि हम दोनों मिलकर के महाराणा कुंभा को हरा देंगे और मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। शर्त क्या थी? कि कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का शासक था और मालवा का शासक महमूद खिलजी था, दोनों के मध्य चंपानेर की संधि हुई 1456 में। दोनों ये चाहते थे कि दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हरा देंगे व मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे, लेकिन ये संधि सफल नहीं हुई थी। दोनों को भी हरा दिया था किसने? महाराणा कुंभा ने। बदनौर ब्यावर का युद्ध। बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 में। फिर बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में। ये दोनों फिर एक साथ सेना लेकर के आते हैं। बदनौर कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। बदनौर का युद्ध कब हुआ था? 1457 को। महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह व महमूद खिलजी प्रथम की संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने। और इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर के अंदर कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। फिर ये दोनों सेना लेकर के आए थे चंपानेर की संधि करने के बाद। फिर बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में। दोनों अपनी भारी भरकम सेना लेकर के आते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का जो महमूद खिलजी प्रथम है, दोनों मिलकर सेना लेके आते हैं। महाराणा कुंभा ने दोनों सेनाओं को परास्त किया था। और बदनौर के अंदर इस खुशी के उपलक्ष्य में 1457 का जो ये बदनौर का युद्ध हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में, इसी की खुशी के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला।
महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ऐसा यानी कि वीर विनोद जो ग्रंथ है किसका, श्यामल दास का, उसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग जो सिरोही में है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, अंचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है और बेराट दुर्ग बदनौर ब्यावर में है, भूमट दुर्ग और मचान दुर्ग ये सिरोही में है। इनका निर्माण करवाया था किसने, महाराणा कुंभा ने। किन किन दुर्ग का मुख्य दुर्ग है ये, कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और बेराट दुर्ग, भूमट दुर्ग, मचान दुर्ग जो कि सिरोही में है। इन दुर्गों का इसने निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला या स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, इसलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की वास्तुकला या स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर 1448 ईस्वी में संगारचौरी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, महाराणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम मंदिर जो कि 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने बनवाया और इसमें जिसे संगारचौरी मंदिर और इसी के पास संगारचौरी मंदिर का निर्माण करवाया। इसे ही संगारचौरी मंदिर भी कहते हैं कि यहाँ यानी कि इसकी जो बेटी थी यहाँ इसके फेरे हुए थे किसके, महाराणा कुंभा की पुत्री थी और उसके फेरे यहाँ हुए थे संगारचौरी, इसलिए इसका नाम संगारचौरी पड़ा था। साहित्य, महाराणा कुंभा का साहित्य योगदान अपन देखते हैं। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु बहुत बार पूछा जाता है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कुंभा के काव्य गुरु थे कान्हय व्यास। कुंभा के काव्य गुरु कौन थे, कान्हय व्यास। कुंभा के गुरु व चित्रकला गुरु थे जैनाचार्य हीरानंद मुनि। इन्हें कविराज की उपाधि दी थी महाराणा कुंभा ने। फिर से देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर 1448 ईस्वी में संगारचौरी मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। साहित्य में योगदान, कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, सारंग व्यास थे। कुंभा के काव्य गुरु कान्हय व्यास थे और कुंभा के जो संगीत गुरु सारंग व्यास, से सारंग व्यास और काव्य से कान्हय व्यास। और कुंभा के काव्य गुरु कौन थे, कान्हय व्यास थे। कुंभा के ऐसे आप याद रख सकते हैं, कुंभा के संगीत गुरु से सारंग व्यास। कुंभा के काव्य गुरु काव्य से आप याद रखोगे कान्हय व्यास। और कुंभा के गुरु या चित्र गुरु कौन थे, चित्रकला गुरु कौन थे, जैनाचार्य हीरानंद मुनि थे। इन्हें कविराज की उपाधि दी थी महाराणा कुंभा ने। आगे अपन पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ कौन कौन से थे। संगीत राज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, इनके 5 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं, 5। संगीत राज महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है संगीत राज ग्रंथ को। पाठ रत्न कोश में गीत रत्न कोश, इसके 5 भाग कौन कौन से हैं संगीत राज ग्रंथ के, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस रत्न। पहले पाठ करो, फिर गीत गाओ, फिर वाद्य बजाओ, फिर नृत्य करो, फिर रस लो। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं पाठ रत्न कोश। संगीत राज महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। आगे देखो, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, चंडी शतक, कामराज, रतिसार, ये महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी थी। जयदेव का गीत है, जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी थी। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा में जो कान्हय व्यास ने लिखा था। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसने लिखा था, संस्कृत भाषा में कान्हय व्यास ने लिखा था। जो महाराणा कुंभा के काव्य गुरु थे उन्होंने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा था कान्हय व्यास ने। लेकिन महाराणा कुंभा ने इनके प्रथम भाग राजवर्णन को लिखा था, यानी कि महाराणा कुंभा ने जो इसका प्रथम भाग है इसमें राजवर्णन को लिखा था।
महाराणा कुंभा का शिल्पी कौन था? मंडन था। बहुत बार पूछा गया है, मंडन कौन था? महाराणा कुंभा का शिल्पी था। और मंडन का भाई था नाथा, और नाथा ने लिखी थी वास्तु मंजरी। नाथा ने कौन सी लिखी थी? वास्तु मंजरी। और पुत्र कौन था? गोविंद था। महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन थे, मंडन का भाई नाथा था, और मंडन का पुत्र पूछा जाए तो वो गोविंद था। और नाथा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वास्तु मंजरी पुस्तक लिखी थी। शिल्पी मंडन की पुस्तक कौन कौन सी, यानी कि जो मंडन था इसकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन किससे संबंधित है? महलों के बारे में जानकारी देती है। ये मंडन की पुस्तकें हैं। शिल्पी मंडन, जो महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, उसकी प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं वो हैं। प्रसाद मंडन में उल्लेख किया गया है महलों के बारे में जानकारी का। रूप मंडन, मूर्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। राजवल्लभ मंडन जो पुस्तक है, जो मंडन की पुस्तकें हैं, ये प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, कोदंड मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, सगुन मंडन, वेद मंडन, ये यानी कि शिल्पी जो महाराणा कुंभा का शिल्पी था मंडन, उसकी पुस्तकें हैं। प्रसाद मंडन में महलों के बारे में जानकारी मिलती है। रूप मंडन में मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। राजवल्लभ मंडन में सामान्य आवास और ग्रह का वर्णन मिलता है। कोदंड मंडल में धनुष विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। देवमूर्ति प्रकरण ग्रंथ में मूर्ति स्थापना की जानकारी मिलती है। शकुन मंडन में शकुन अपशकुन का वर्णन किया गया है। वेद मंडन जो ग्रंथ है उसमें व्याधियों व निदान से संबंधित है। वास्तु मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र भी मंडन की पुस्तक है। वास्तु मंडन, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र भी मंडन की पुस्तक है। महाराणा कुंभा वीणा बजाने में रुचि रखते थे। मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जो वीणा वादक था? तो महाराणा कुंभा वीणा बजाने में भी रुचि रखते थे। महाराणा कुंभा की पुत्री रंभाबाई को संगीत, महाराणा कुंभा की पुत्री थी रंभाबाई, रंभाबाई को संगीत में रुचि के कारण वागीश्वरी देवी की उपाधि प्राप्त थी। महाराणा कुंभा की पुत्री थी रंभाबाई, और रंभाबाई को, यानी कि इसकी संगीत में, रंभाबाई की रुचि संगीत में थी, इसलिए इसे वागीश्वरी देवी की उपाधि प्राप्त है। किसको? महाराणा कुंभा की पुत्री रंभाबाई को। कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? कुंभा के दरबारी विद्वान सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, सोमदेव, भुवन चंद सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, टीला भट्ट, नाथा अत्री, महेश आदि विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे। कौन कौन से? सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, सोमदेव, भुवनचंद, भुवनचंद सूरी, सुंदर गुणी, टिल्ला भट्ट, नाथा अत्री, महेश आदि विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे। महाराणा कुंभा की उपाधियां देखो कौन कौन सी हैं। अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है महाराणा कुंभा को। क्यों? संगीत का ज्ञान होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है महाराणा कुंभा को। हाल गुरु, हाल गुरु क्यों कहा जाता है? गिरि दुर्ग का स्वामी होने के कारण। शैल गुरु, युद्ध में निपुण होने के कारण। छाप गुरु, छापामार युद्ध के कारण। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों से रक्षा करने के कारण। राय रासो या राणो रासो, विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण। राजगुरु, राजनीति में दक्ष होने के कारण। अश्वपति, घुड़सवार, कुशल घुड़सवार होने के कारण। नरपति, मानव में श्रेष्ठ होने के कारण महाराणा कुंभा को नरपति कहा जाता है। परम गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, ये सब उपाधियां महाराणा कुंभा की थी। अंतिम समय में महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। उन्माद होता है पागलपन, उन्माद रोग हो गया था। उद्दा महाराणा कुंभा का पुत्र था। बड़ा पुत्र का नाम क्या था? उद्दा, जिसे उदय सिंह भी कहते हैं। महाराणा कुंभा मामादेव कुंड पर बैठा हुआ था, यानी कुम्भलगढ़ के मामादेव कुंड के पास कुम्भलगढ़ में कुंभा की हत्या कर दी थी। कहते हैं कि अंतिम समय में महाराणा कुंभा उन्माद रोग से पागल हो गया था, और फिर इसका बड़ा पुत्र था उद्दा, यानी महाराणा कुंभा का बड़ा पुत्र कौन था? उद्दा या उदय सिंह। उसने मामादेव कुंड के पास जहाँ महाराणा कुंभा बैठे हुए थे वहाँ अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसलिए यानी कि
मेवाड़ का पितृहंता महाराणा उद्दा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की कर दी थी, इसलिए मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे उद्दा। उद्दा या उद्दा सिसोदिया, यानी कि इसने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। उद्दा उद्दा सिसोदिया ने। उद्दा सिसोदिया का शासनकाल 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक रहा था। मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है उद्दा सिसोदिया को। उद्दा सिसोदिया का शासनकाल 1468 से 1473 ईस्वी तक रहा। मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इनके भाई रायमल ने इनको दाडिमपुर के युद्ध में परास्त कर दिया था। फिर इसका भाई था, यानी कि महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे। उद्दा बड़ा था और रायमल छोटा था। तो कहते हैं कि फिर रायमल को गुस्सा आ गया था, तो अपने भाई को, यानी कि दांडीमपुर का युद्ध दोनों भाइयों के मध्य हुआ था और दांडीमपुर के युद्ध में उद्दा को परास्त किया। उद्दा मालवा की ओर भाग गया, जहां बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो गई थी। फिर अगला शासक बनता है महाराणा रायमल, यानी कि उद्दा का छोटा भाई रायमल है, वो मेवाड़ का शासक बनता है। 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक ये शासक रहता है महाराणा रायमल, 1473 से 1509 ईस्वी तक। एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने। एकलिंग जी मंदिर जो बप्पा रावल ने बनवाया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था किसने? महाराणा रायमल ने करवाया था। महाराणा रायमल कुंभा का छोटा बेटा था। बड़ा बेटा उद्दा था, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। फिर रायमल ने दांडीमपुर युद्ध में उद्दा को पराजित किया, अपने बड़े भाई को, और फिर मेवाड़ का शासक बन गया था और 1473 में शासक बना। 1509 ईस्वी तक ये शासक रहा। एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण पूछा जाए तो बप्पा रावल ने करवाया था। इनकी पत्नी थी संगारी देवी। संगारी देवी ने गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। महाराणा रायमल की पत्नी संगारी देवी ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। अर्जुन प्रमुख शिल्पी था। महाराणा राय सिंह भी कहा। महाराणा रायमल का प्रमुख जो शिल्पी था वो अर्जुन था। महाराणा रायमल का प्रमुख शिल्पी कौन था? अर्जुन। अर्जुन शिल्पी था, तथा गोपाल भट्ट और महेश भट्ट इसके अच्छे विद्वान थे। गोपाल भट्ट और महेश भट्ट किसके अच्छे विद्वान थे? महाराणा रायमल के। और अर्जुन इसका प्रमुख शिल्पी था, किसका? महाराणा रायमल का। फिर से देखो महाराणा रायमल का शासनकाल 1473 से 1509 ईस्वी तक था। एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इनकी पत्नी संगारी देवी ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। अर्जुन प्रमुख शिल्पी था महाराणा रायमल का। गोपाल भट्ट और महेश भट्ट महाराणा रायमल के विद्वान थे। आगे अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया या इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर इसका नाम अपनी रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया था। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की कहाँ स्थित है? कुम्भलगढ़ दुर्ग में। पृथ्वीराज जयमल सांगा के चाचा सारंगदेव भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन महिला से मेवाड़ के अगले शासक के बारे में पूछने के लिए गए। महिला ने महाराणा सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। महाराणा पृथ्वीराज ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी। फिर इससे क्या हुआ था? पृथ्वीराज और उन तीनों भाइयों के मध्य युद्ध हो गया था। तो पृथ्वीराज उड़ने वाले राजकुमार ने अपने भाई, छोटा भाई था राणा सांगा, उसकी आंख फोड़ दी थी। राणा सांगा भागकर सेवंतरी गांव पहुंचा था। कहाँ पहुंचा? सेवंतरी गांव पहुंचा, जहां राठौड़ बिद्दा ने राणा सांगा को शरण दी थी। किसने? राठौड़ बिद्दा ने। बिद्दा जयमल के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। यहाँ से सांगा अजमेर पहुंचा, जहां रावत करमचंद्र ने शरण दी थी। फिर से देखो, यहाँ से थोड़ा किस्सा फिर से देखो, फिर समझ में आएगा क्या किस्सा है। यहाँ से देखो, यानी रायमल के कितने पुत्र हुए थे? 3 पुत्र हुए थे। बड़ा ही बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। अब उत्तराधिकारी पृथ्वीराज सिसोदिया बनना था, लेकिन दूसरा भाई था, वो भी चाहता था कि मैं भी राजा बनूं, और तीसरा महाराणा सांगा था। तीनों चाहते थे कि मेवाड़ की गद्दी के उत्तराधिकार हम तीनों हैं।
तो तीनों के मध्य युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा पुत्र था रायमल का और इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाकर इसका नाम अपनी रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा था। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। पृथ्वीराज जयमल पृथ्वीराज जयमल और शांगा ये 3 भाई थे, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा रायमल के ये पुत्र थे। पृथ्वीराज जयमल और शांगा ये 3 भाई थे। तीनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था। तो इनका जो चाचा था सारंगदेव, इसने कहा कि लड़ो मत, अपन भीमल गांव की एक चारण जाति की पुजारिन है उस महिला के पास चलते हैं। तीनों भाई वहां चले जाते हैं, यानी अगले ही दिन शासक के बारे में पूछने के लिए वहां चले जाते हैं। तो महिला ने महाराणा सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को गुस्सा आ गया, उसने अपनी कटार निकाल करके और महाराणा सांगा की एक आंख, अपने छोटे भाई की एक आंख फोड़ दी कि राजा मैं बनूंगा। राणा सांगा भाग करके सेवत्री गांव पहुंचा, जहां राठौड़ बिद्दा ने राणा सांगा को शरण दी थी। किसने? राठौड़ बिद्दा ने। बिद्दा जयमल से लड़ता हुआ, छोटा बीच बीच का जो भाई था जयमल, उससे लड़ता हुआ बिद्दा वीरगति को प्राप्त हो गया। यहाँ से सांगा अजमेर पहुंचा, जहां रावत करमचंद्र ने शरण दी थी। फिर महाराणा सांगा कहाँ पहुंचा था? पहले सेवंतरी गांव पहुंचा, जहां राठौड़ बिद्दा ने शरण दी थी। और जयमल जो राणा सांगा का दूसरा भाई था, जयमल पहला बड़ा ही बड़ा था पृथ्वीराज, दूसरा भाई था जयमल। जयमल से लड़ता हुआ कौन? बिद्दा वीरगति को प्राप्त हो गया राणा सांगा को बचाने के लिए। यहाँ से राणा सांगा अजमेर पहुंचा, जहां रावत करमचंद्र ने शरण दी थी। अब यहाँ शासक बनेगा कौन? महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक महाराणा सांगा शासक बनता है। इसे संग्राम सिंह भी कहा जाता है। महाराणा संग्राम सिंह बोल दो या राणा सांगा। इसका शासनकाल 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक रहा। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावेश भी कहा है। महाराणा सांगा के युद्ध में 80 घाव हो गए थे, तब कर्नल जेम्स टोड ने, यानी कि महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश भी कहा है। सांगा को हिंदूपत कहा जाता है और महाराणा सांगा को क्या कहा जाता है? हिंदूपत भी कहा जाता है। सांगा अंतिम भारतीय हिंदू राजा था जिसके नीचे सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भगाने के लिए एक हुई थी, यानी कि महाराणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके नीचे सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भगाने के लिए एकजुट हो गई थी। खातौली का युद्ध पीपलदा कोटा में हुआ था। खातौली का युद्ध कहाँ हुआ? कोटा में हुआ था। 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध, कोटा में हुआ था। राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत होकर इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र था, जिसने आक्रमण कर दिया था। और इस युद्ध में, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई। खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। 1517 में हुआ था। खातौली कहाँ स्थित है? कोटा में। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? महाराणा सांगा की विजय हुई थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। इस युद्ध में राणा सांगा लंगड़ा हो गया था, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा क्या हो गया था? लंगड़ा हो गया था। फिर हुआ था बांडी या धौलपुर का युद्ध। बांडी कहाँ है? धौलपुर में। बांडी का युद्ध हुआ था 1518 में। इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापति, कौन? मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को भेजा था, फिर खुद नहीं आया था। तो इब्राहिम लोदी ने 2 सेनापति भेजे थे बांडी के युद्ध में। बांडी कहाँ स्थित है? धौलपुर में। 1518 को ये युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापति भेजे थे, मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को भेजा था। राणा सांगा इस युद्ध में भी जीत गया था। महाराणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया था। ये युद्ध जीतने के बाद महाराणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया था। फिर होता है गागरोन का युद्ध। फिर कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 को, यानी 1517 खातौली का युद्ध, 1518 बांडी का युद्ध, 1519 अब होगा गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। मालवा का जो महमूद खिलजी द्वितीय था, उसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी थी। राणा सांगा ने
मेदिनी राय को कौन सी जागीर दी थी? गागरोन की जागीर दी थी। और गागरोन पर अधिकार किसने कर दिया था? महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी द्वितीय व राणा सांगा के मध्य फिर युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की युद्ध में विजय हुई थी। गागरोन के युद्ध में किसकी विजय हुई? राणा सांगा फिर से जीत गया। गागरोन का युद्ध 1519 को हुआ था, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को 6 माह तक कैद कर छोड़ दिया था। इसको भी फिर महाराणा सांगा ने छोड़ दिया था। फिर गुजरात विजय। गुजरात विजय 1520 में। उत्तराधिकार के लिए रायमल व भारमल में संघर्ष चल रहा था। राणा सांगा ने रायमल का साथ देकर ईडर गुजरात का शासक रायमल को बना दिया। गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने ईडर पर आक्रमण किया, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। फिर से देखो, गुजरात विजय 1520। उत्तराधिकार को लेकर के रायमल और भारमल के मध्य संघर्ष चल रहा था। तब राणा सांगा ने रायमल का साथ देकर के ईडर गुजरात का शासक किसको बना दिया? रायमल को बना दिया था। किसको बना दिया? रायमल को बना दिया। गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने ईडर पर आक्रमण कर दिया। फिर गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह, उसने ईडर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें राणा सांगा की इसमें क्या हुई? जीत हुई। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है, उसमें पहले बयाना का युद्ध होगा। महाराणा सांगा और बाबर। महाराणा सांगा ने अफगान सेनापति हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई को शरण दी थी। यानी महाराणा सांगा ने, क्यों ये युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य? देखो, महाराणा सांगा ने अफगान सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती व महमूद लोदी यानी इब्राहिम लोदी का भाई, इन दोनों को शरण दी थी महाराणा सांगा ने। फिर बयाना। बयाना कहाँ है? भरतपुर में। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। बाबर का सेनापति था मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का क्या था? बहनोई, जिसने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। राणा सांगा ने सेना भेजकर बयाना दुर्ग जीत लिया। यानी कि बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा, जिसने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 16 फरवरी 1527 को ही ये युद्ध होता है। राणा सांगा ने सेना भेज करके, यानी बयाना युद्ध में राणा सांगा की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इस विजय के बाद अरबी ताशा वाद्य यंत्र मुगलों का इस विजय के बाद अरबी ताशा वाद्य यंत्र मुगलों का वाद्य यंत्र को मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया गया। नोट: 16वीं व 17वीं शताब्दी में बयाना में नील का कारोबार अत्यंत विकसित हुआ था। फिर अंतिम युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और ये हुआ था 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा रूपवास भरतपुर में गंभीरी नदी के पास ये युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा कहाँ स्थित है? रूपवास भरतपुर में गंभीरी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। बाबर इस युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध घोषित करता है। यानी बाबर इस युद्ध में जब हारता हुआ नजर आता है, तो बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। बाबर ने शराब नहीं पीने, तमगा कर मुगल व्यापारियों पर लगने वाला कर हटाने के लिए कहा। बाबर ने ये कहा कि मैं आज के बाद शराब भी नहीं पीऊंगा और तुम्हारे ऊपर जो तमगा कर है वो भी हटा दूंगा। तब बाबर की सेना में जोश आ गया था। काबुल से आए ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने राणा सांगा की विजय घोषित की थी। मोहम्मद शरीफ आया था काबुल से, यानी कि ज्योतिषी था ये मोहम्मद शरीफ, जिसने राणा सांगा की विजय घोषित कर दी थी। लेकिन क्या हुआ? राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा चलाई। राणा सांगा के दरबार में 7 राजा 9 राव 104 सरदार राणा सांगा की सहायता के लिए आए थे। राजस्थान के 7 राजा 9 राव पाती परवन प्रथा चलाई थी, जिसमें राजस्थान के 7 राजा 9 राव 104 सरदार राणा सांगा की सहायता के लिए आए थे। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, यानी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी किताब तुजु के बाबरी बाबरनामा में खानवा युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा है। यानी कि फिर बाबर ने बहुत ज़्यादा
यहाँ हुड़दंग मचाया था और बहुत से यानी निर्दयी लोगों जिनका कोई योगदान नहीं था उनको भी मार गिराया था। तब बाबर ने अपनी किताब तुजु के बाबरी बाबरनामा में खानवा युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा है। महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए कौन कौन आए थे वो अपन देखेंगे। राणा सांगा की सहायता करने करने जो शासक आए थे वो कौन कौन थे। अफगान सुल्तान था महमूद लोदी। अफगान सुल्तान कौन था? महमूद लोदी। मेव शासक हसन खां मेवाती था। सांगा का सेनापति था ये। महाराणा सांगा का क्या था? सेनापति। मारवाड़ से आया था राव मालदेव जो राव गंगा का पुत्र था। बीकानेर से आया था राव कल्याणमल जो राव जेतसी का पुत्र था। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ आया था। मेड़ता से रायमल रायमल राठौड़ और वीरमदेव मेड़ती आया था। चंदेरी से मेदिनी राय आया था। फिर से देखो महाराणा सांगा की सहायता करने वाले कौन कौन थे। अफगान सुल्तान महमूद लोदी आया था। मेव शासक हसन खां मेवाती था। मारवाड़ का मालदेव था। बीकानेर का राव कल्याणमल था जो राव जेतसी का पुत्र था। आमेर का पृथ्वीराज कछुआ। मेड़ता का रायमल राठौड़ और वीरमदेव मेड़तिया। चंदेरी का मेदिनी राय। ईडर का भारमल आया। ईडर का कौन था? भारमल। वागड़ डूंगरपुर का महारावल उदय सिंह। देवलिया का रावत बाघ सिंह आया था। अजमेर का करमचंद पंवार आया था। जगनेर का अशोक परमार आया था। सादड़ी का झाला अज्जा। सलुम्बर का रतन सिंह चुड़ावत। सिरोही का अखेराज देवड़ा। फिर से देखो इनको भी। ईडर से आया था भारमल। वागड़ डूंगरपुर से आया था महारावल उदय सिंह राणा सांगा का साथ देने के लिए। देवलिया प्रतापगढ़ का आया था रावत बाघ सिंह। अजमेर का था करमचंद पंवार। जगनेर उत्तर प्रदेश का था अशोक परमार। सादड़ी का झाला अज्जा। सलुम्बर का रतन सिंह चुड़ावत। सिरोही का अखेराज देवड़ा था। परमार वंश का कौन था? परमार वंश का गोकुलदास परमार और नागौर का खानजादा और रायसीन का था सहलदी तंवर। परमार वंश का गोकुलदास परमार, नागौर का खानजादा, रायसीन का सहलदी तंवर, ये सब महाराणा सांगा का साथ देने के लिए आए थे। युद्ध में राणा सांगा के तीर लगने से बेहोश हो जाने पर सादड़ी के झाला अज्जा ने राजचिन्ह धारण किया। खानवा युद्ध में बाबर की विजय हुई। फिर क्या होता है देखो, युद्ध में राणा सांगा के तीर लगने से बेहोश हो गया था राणा सांगा। तब सादड़ी का कौन था? झाला अज्जा। झाला अज्जा ने महाराणा सांगा का राज चिन्ह धारण किया और युद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। खानवा युद्ध में बाबर की क्या हो गई थी? विजय। हार के कारण क्या क्या थे वो अपन देख लेते हैं। हार के मुख्य कारण क्या क्या थे राणा सांगा की हार के कारण? बाबर का तोप खाना प्रयोग, तुलगुमा पद्धति थी, बाबर के पास तोप थे, तुलगुमा पद्धति थी। रायसीन के सहलदी तंवर व नागौर के खानजादा का अंतिम समय में बाबर में मिल जाना, ये इन्होंने विश्वासघात किया था। रायसीन का सहलदी तंवर जो राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था वो अंतिम साथ किसका दे देता है? बाबर का। रायसीन का सहलदी तंवर और नागौर का जो खानजादा था, इन दोनों ने अंतिम समय में किसका साथ दिया? बाबर का साथ दिया। बाबर के तीरंदाज, बाबर के जीत का श्रेय इन्हें दिया। बाबर के तीरंदाज थे और जिसका जीत का श्रेय बाबर ने इसको ही दिया था। राणा सांगा के बेहोश हो जाने पर इन्हें बसवा दौसा लाया गया जहां राणा सांगा का इलाज हुआ। सांगा का चबूतरा बसवा दौसा में है। राणा सांगा का चबूतरा कहाँ है? बसवा दौसा में। सांगा राणा सांगा ने बाबर को राणा सांगा ने बाबर को हराने की शपथ ली, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। कालपी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की क्या हो गई थी? मृत्यु। कालपी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। यहीं पर राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा के 8 खंभों की छतरी है। बाबर ने सांगा के बारे में लिखा, उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था, उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। बाबर ने सांगा के बारे में लिखा था
क्या लिखा था? उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। राणा सांगा ने देश की रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया था। राणा सांगा ने देश की रक्षा के लिए एक आंख, एक हाथ और एक पैर भी खो दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने तोप बारूद प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने तोप बारूद का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की पुस्तक बाबरनामा तुजु के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाबर की पुस्तक बाबरनामा बोल दो या तुजु के बाबरी बोल दो, एक ही नाम है, जो तुर्की भाषा में है। इसका अब्दुल रहीम ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। ये 4 युद्ध लड़े थे। चारों ही युद्धों में बाबर विजयी रहा था। अगला जो शासक बनता है महाराणा रतन सिंह। अगले शासक कौन बनते हैं? महाराणा रतन सिंह। मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं महाराणा रतन सिंह 1528 से लेकर 1531 तक, यानी महाराणा सांगा के बाद में मेवाड़ के अगले शासक महाराणा रतन सिंह बनते हैं 1528 से लेकर 1531 ईस्वी तक। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज मीराबाई का पति का खातौली युद्ध में घायल हो जाने से निधन हो गया था। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ अहेरिया उत्सव आखेट खेलते मारे गए। महाराजा रतन सिंह यानी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो मीराबाई का पति था, उसका खातौली युद्ध में महाराणा सांगा का उसने साथ दिया था। खातौली युद्ध में घायल हो जाने से निधन हो गया था भोजराज का, जो राणा सांगा का पुत्र था। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह बूंदी के सूरजमल, राणा सांगा का ही दूसरा पुत्र कौन था? रतन सिंह बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ अहेरिया उत्सव आखेट खेलते हुए मारा गया था। फिर अगला शासक बनता है महाराणा विक्रमादित्य 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक। महाराणा विक्रमादित्य मेवाड़ के रतन सिंह के बाद में शासक बनते हैं। इनका शासनकाल 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक था। महाराणा सांगा व हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र था। महाराणा विक्रमादित्य शासनकाल 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक। महाराणा सांगा व हाड़ी रानी कर्मावती का ये पुत्र था। कौन? महाराणा विक्रमादित्य के पिता कौन थे? महाराणा सांगा। माता कौन थी? कर्मावती। इसके समय 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। महाराणा विक्रमादित्य के समय 1534 में गुजरात के शासक 1533-34 में गुजरात के शासक था कौन? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर बहादुर शाह से संधि कर ली थी, लेकिन 1535 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया। चित्तौड़ की रक्षा हेतु कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने कोई जवाब नहीं दिया था। हुमायूं समय पर नहीं आया तो हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को अपने मायके यानी बूंदी पहुंचा दिया था। कहाँ पहुंचा दिया था? बूंदी भेज दिया था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ? 1535 में हुआ। केसरिया किसने किया था? देवलिया के रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया था। जौहर कर्मावती ने किया था, जो विक्रमादित्य की माँ थी, और विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई ने जौहर किया था। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा किलेदार के पास भेज दिया। फिर से देखो, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1535 में होता है। केसरिया क्या था? देवलिया के रावत बाघ सिंह ने। जौहर किया था कर्मावती ने, और विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने
पृथ्वीराज सिसोदिया का जो दासी पुत्र था बनवीर, बनवीर ने 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। पन्नादाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए। वह उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकाल करके कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा किलेदार के पास भेज दिया था। अब अगले शासक कौन बनते हैं, महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के अगले शासक कौन बनते हैं, महाराणा उदय सिंह। 1537 से लेकर 1572 तक महाराणा उदय सिंह का शासनकाल था मेवाड़ के अंदर। 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा उदय सिंह का 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक शासनकाल था। 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ महाराणा उदय सिंह का। मावली का युद्ध होता है 1540 में, किस किस के मध्य, उदय सिंह और बनवीर के मध्य। उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से, किसके सहयोग से, मालदेव के सहयोग से बनवीर को पराजित कर दिया। वह चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया, किसने, उदय सिंह ने। गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ आ रहा था, तब उदय सिंह ने किले की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी। इस पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि राणा सांगा व प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता, इसी बीच कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, क्या कहा था, कि यदि महाराणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक उज्जवल होता। आगे अपन पढ़ेंगे फिर, यानी कि अगला जो शासक कौन था, फिर अपन और देखते हैं इसके बारे में, उदय सिंह के बारे में। शेरशाह ने खवास खां को चित्तौड़गढ़ में अपना प्रतिनिधि रखा था। शेरशाह ने खवास खां को चित्तौड़गढ़ में अपना प्रतिनिधि रखा। 1559 ईस्वी में उदय सागर झील का निर्माण करवाया था महाराजा उदय सिंह ने। यानी कि शेरशाह ने खवास खां को चित्तौड़गढ़ में अपना प्रतिनिधि रखा था। 1559 को, यानी शेरशाह को चाबियां दे दी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, किसने, महाराणा उदय सिंह ने। तभी तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि महाराणा प्रताप और राणा सांगा के बीच उदय सिंह नहीं होता तो राजस्थान का इतिहास कुछ अलग होता। 1559 में उदय सागर झील का निर्माण करवाया महाराणा उदय सिंह ने। वह उदयपुर नगर बसाया तथा उदयपुर को राजधानी बनाया था महाराणा उदय सिंह ने। अकबर का आक्रमण 1567 में, फिर अकबर ने आक्रमण किया। राणा उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी। राणा उदय सिंह ने, मांडू का सुल्तान था बाज बहादुर और मेड़ता का शासक था जयमल, इन दोनों को शरण दी थी। तब अकबर ने 1567 में आक्रमण किया था, किस पर, उदय सिंह पर। राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया था। जब अकबर ने आक्रमण किया 1567 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तब क्यों किया था, क्योंकि राणा उदय सिंह ने मांडू का सुल्तान बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दे रखी थी, इसलिए अकबर ने 1567 में आक्रमण किया। राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया। रात के समय चित्तौड़ किले की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हो गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तीसरा साका कब हुआ, 25 फरवरी 1568 को हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है। 25 फरवरी 1568 को 1534 में दूसरा साका, 1303 में पहला साका और चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 में, तीसरा साका 25 फरवरी 1568 में हुआ था। केसरिया क्या था, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने क्या किया, केसरिया किया। जौहर किया था, फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था। कल्ला राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 व्यक्तियों को कत्लेआम करवाया, जो अकबर के जीवन का अमिट कलंक है। यानी कि फिर चित्तौड़गढ़ में अकबर ने 30,000 व्यक्तियों को मरवा दिया था। अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्के जारी किए थे। एलची सिक्के मेवाड़ में किसने जारी किए थे, अकबर ने जारी किए थे।
अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्के जारी करवाए। अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई, बाद में औरंगजेब ने तोड़ दी थी। नोट: बीकानेर महाराजा राय सिंह ने भी जूनागढ़ किले के बाहर जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगवाई थी। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की क्या हो गई थी? गोगुंदा में होली के दिन मृत्यु हो गई थी। महाराणा उदय सिंह की छतरी पूछी जाए कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर में। कल अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप।